हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया। हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे। अभी तक फार्माकोलॉजी के ऊपर 24 टॉपिक के ऊपर कम से कम 50 से 60 वीडियो आ चुके हैं और ऑलमोस्ट हमने 60 to 70% फार्माकोलॉजी कंप्लीट कर ली है। आज हम 25 नंबर का जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम CNS की 3-4 डिजीज के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे। पहली जो डिजीज है वो है हंटिंगटन कोरिया, दूसरी है एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस जिसको ALS बोलते हैं, तीसरी है वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसको MS बोलते हैं, और चौथी डिजीज है वो विल्सन डिजीज। ये CNS डिजीज नहीं है, फिर भी हम इसको इन्हीं टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। अब हम 1 by 1 करके सारे डिजीज के बारे में अच्छे से जानेंगे। अपनी जो पहली डिजीज है उसका नाम है हंटिंगटन कोरिया। अब ये जो कोरिया है इसका थोड़ा नाम मिलता जुलता है कोलेरा से। तो जो मेरे इनिशियल ग्रेजुएशन का जो टाइम था इसमें मैं इसको हंटिंगटन कोलेरा ही बोलता था। मैंने कभी स्पेलिंग भी ढंग से नहीं पढ़ी, तो आप इसको कोलेरा मत पढ़ना, इसको पढ़ना हंटिंगटन कोरिया, वरना आप एग्जाम में भी हंटिंगटन कोलेरा ही लिख के आ जाओगे। अब इस डिजीज में होता क्या है, तो इस डिजीज में जो गाबा के न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं ब्रेन के अंदर। तो गाबा के न्यूरॉन्स डिग्रेड हो जाते हैं। वैसे तो और भी न्यूरॉन्स डिग्रेड होते हैं, पर ज़्यादातर जो डिग्रेड होते हैं वो गाबा के न्यूरॉन होते हैं। तो गाबा के न्यूरॉन डिग्रेड हो जाते हैं जिससे क्या होता है कि डोपामिन की ओवर एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो याद रखना, अपने ब्रेन के अंदर क्या रहता है, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं। जैसे गाबा बैलेंस करता है डोपामिन को, या डोपामिन गाबा को बैलेंस करता है, डोपामिन को बैलेंस करता है एसिटाइलकोलिन। ये एक दूसरे से बैलेंस करते रहते हैं। अगर इनमें से एक की भी कमी हो गई तो दूसरे की ओवर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ऐसे याद रखना। तो होता क्या है कि गाबा के न्यूरॉन डिग्रेड हो जाते हैं जिससे क्या होता है, डोपामिन की ओवर एक्टिविटी बढ़ जाती है। और आपको पता है जब अपनी नर्व सेल डिग्रेड एक बार हो जाती है तो वापस कभी रीजनरेट नहीं होती, क्योंकि नर्व सेल फिर से कभी नहीं बनती। एक बार बचपन में बन जाती है फिर वो लाइफ टाइम तक बनी रहती है। अगर एक बार उसमें डिग्रेड हो गई बीच में तो वापस कभी नहीं रीजनरेट होगी। तो इसीलिए क्या होता है कि इस डिजीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ हम सिम्टोमेटिक ही इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें पता है इसमें डोपामिन की ओवर एक्टिविटी हो जाती है। जो इसमें जो सिम्टम आते हैं वो डोपामिन की वजह से आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो डोपामिन के न्यूरॉन है या डोपामिन का जो एक्शन है उसको रोकते हैं। तो इसीलिए हम इसमें ड्रग देते हैं D2 ब्लॉकर। तो D2 ब्लॉकर कौन कौन सी ड्रग है, जिसमें ड्रग आती है क्लोरप्रोमाजिन, हेलोपेरिडोल, ओल्नाजिपिन। तो ये जितनी भी ड्रग है, ये क्लोरप्रोमाजिन, हेलोपेरिडोल, ये सारी ड्रग हम एंटीसाइकोटिक में पढ़ेंगे। ये सारी ड्रग D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, जिससे डोपामिन का जो एक्शन आता है, जो ओवर एक्टिविटी होती है, वो रुक जाएगी। तो आपको पता है जो साइकोसिस के पेशेंट रहते हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं, उनमें डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है। डोपामिन का लेवल बढ़ेगा तो मोटिवेशन ज़्यादा आता है। तो एक्सेस मोटिवेशन जब किसी में आता है तो फालतू की बातें करता है, तो मतलब वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसी तरह हम D2 ब्लॉकर देते हैं। तो आपको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हंटिंगटन कोरिया जो डिजीज़ है इसके अंदर क्या होता है, गाबा के न्यूरॉन डिग्रेड हो जाते हैं और डोपामिन की ओवर एक्टिविटी हो जाती है। इसमें ड्रग देते हैं D2 ब्लॉकर। एक और ड्रग है जिसका नाम है टेट्राबेनाजिन। तो ये ड्रग क्या करती है, डोपामिन डिप्लेटर है, जो डोपामिन वेसिकल के अंदर डिपॉजिट रहता है, इसको निकालेगी ये ड्रग। जिससे क्या होगा, डोपामिन को आगे 1-2 एंजाइम मिलेंगे, माओ और कॉम्प्ट, वो क्या करेंगे, डोपामिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि डोपामिन की कमी हो रही है। ये हंटिंगटन कोरिया की पेशेंट है। तो आपने ऐसे पेशेंट देखे होंगे कभी ना कभी, या कभी हॉलीवुड मूवी में। तो इस टाइप के होते हैं। इन पेशेंट के लिए हमेशा एक पास में एक इंसान होना ही चाहिए इनको संभालने के लिए, अकेले नहीं रह सकते। नेक्स्ट जो अपनी डिजीज है उसका नाम है एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ये जो एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस है इसको ALS बोलते हैं। एग्जाम में कई बार ALS ही लिखा रहता है, तो आप ALS भी याद रखना, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है। इसका एक दूसरा नाम है जो कई बार मैं भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, जिसका नाम है लो गेहरिंग्स डिजीज़। अच्छे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, आप देख लो इसको। इसमें होता क्या है, इसमें भी जो अपने न्यूरॉन्स रहते हैं वो सारे डिग्रेड होना चालू हो जाते हैं। वो न्यूरॉन में भी स्पाइनल कॉर्ड के हो सकते हैं, मेडुला के हो सकते हैं और कॉर्टेक्स के भी हो सकते हैं। मतलब ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स डिग्रेड होते हैं धीरे धीरे। मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स सारे
क्या होते हैं, डिग्रेड होते हैं। जिससे होता क्या है कि न्यूरॉन्स के फंक्शन, जो न्यूरॉन्स का काम क्या रहता है, मसल को कंट्रोल करना, बॉडी के अलग ऑर्गन को कंट्रोल करना, वो सारे क्या होते हैं, वो फंक्शन लॉस हो जाते हैं। तो ज़्यादातर जो ALS के पेशेंट होते हैं उनमें मसल काम करना बंद कर लेती है। और इसका ये पेशेंट है, आपने देखा होगा एक इस टाइप का पेशेंट, स्टीफन हॉकिंस। ये स्टीफन हॉकिंस नहीं है, तो स्टीफन हॉकिंस को भी एक टाइप का ALS था। उसमें क्या होता है, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। तो ये स्टीफन हॉकिंस वाला ALS है, जिसमें मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, काम करना बंद कर लेते हैं। ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, धीरे धीरे होती है और ये किसी भी एज में हो सकती है और अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ हम सिम्टोमेटिकली थोड़ा इस जो डिग्रेड हो रहे न्यूरॉन को उनको रोक सकते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज़ है उसका नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब ये भी ALS से जैसा मिलता जुलता नाम है, स्क्लेरोसिस। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि 4 नाम दे देंगे, इनमें से कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है। उसमें 3 ऑटो इम्यून डिजीज़ होगी, 1 नहीं होगी। तो कई बार वहाँ मल्टीपल स्क्लेरोसिस लिखी रहती है, तो हमें लगता है ये CNS की डिजीज़ है, ये तो ऑटो इम्यून नहीं होनी चाहिए। तो बट ये क्या होती है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें क्या हो जाता है, डीमाइलेशन हो जाता है न्यूरॉन्स का। तो आपने न्यूरॉन्स को देखा होगा, लास्ट में न्यूरॉन्स को इस टाइप का न्यूरॉन्स रहते हैं, इस टाइप के न्यूरॉन्स रहते हैं, आपने देखा होगा न्यूरॉन्स को। तो ये जो एक्सोन है इसके ऊपर माइलिन शीट लगी रहती है इस टाइप की। तो ये माइलिन शीट लगी रहती है, तो ये जो माइलिन है ये प्रोटीन होता है, ये डिग्रेड होना चालू करता है। तो न्यूरॉन क्या हो जाता है, डीमाइलेट हो जाता है, मतलब एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट क्या हो जाती है, वो डिग्रेड हो जाती है। क्यों डिग्रेड होती है, तो अपने बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज बन जाती है जो इन माइलिन के ऊपर अटैक कर लेती है। तो इससे क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। तो इसमें क्या सिग्नल इजीली ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, 2 टाइप के न्यूरॉन होते हैं अपने बॉडी में। एक माइलिन शीट वाले होते हैं जो एक्सोन के ऊपर ऐसे माइलिन लगी रहती है, और दूसरे न्यूरॉन होते हैं जिसमें डीमाइलेट, मतलब माइलिन होती भी नहीं है। तो इनमें से किस न्यूरॉन में सिग्नल जल्दी ट्रांसफर होगा, तो याद रखना माइलिन वाले जो न्यूरॉन्स रहते हैं उनमें सिग्नल बहुत फास्ट पास होता है। तो सपोज करो ये माइलिन वाला न्यूरॉन है, इसमें माइलिन डिग्रेड हो गया है, तो ये सिंपल डीमाइलेट न्यूरॉन बन गया है। तो इसके अंदर जो सिग्नल पास होते हैं वो जल्दी पास नहीं हो पाएंगे। इसमें हम ड्रग देते हैं बैक्लोफेन। तो आपको मैंने बैक्लोफेन के बारे में बताया था जब आपने, अगर मेरा जो सेडेटिव हिप्नोटिक वाला चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें मैंने बैक्लोफेन के बारे में बताया है। तो आपको बताना है ये ड्रग का मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये आप कमेंट करके बताओगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद ये नेटालीजुमाब ड्रग है, बीटा इंटरफेरॉन भी देते हैं। जहाँ भी MAB लगा रहता है, नेटालीजुमाब, तो ये MAB मतलब क्या, मोनोक्लोन एंटीबॉडी है ड्रग। तो आपको पता है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो हम क्या दे दें, बाहर से ऐसी एंटीबॉडी देंगे जो इस एंटीबॉडी के साथ कम्पीट करेगी और अपना ये डिजीज़ जो हो रहा है इसको हम प्रोसेस को रोक देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट अपनी डिजीज़ है वो है विल्सन डिजीज़। अब ये डिजीज़ CNS की तो नहीं कह सकते, बट CNS के सिम्टम आ जाते हैं इसके अंदर। इस डिजीज़ के अंदर क्या होता है, तो इस डिजीज़ के अंदर जो कॉपर होता है, वो कॉपर आयन वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन के अंदर। अब बॉडी के ऑर्गन बोला है तो इसके अंदर लीवर भी आ गया, किडनी भी आ गया है, ब्रेन भी आ चुका है और सारे ऑर्गन आ चुके हैं। तो सबके अंदर डिग्रेड होगा। जहाँ पे भी ये कॉपर ज़्यादा डिग्रेड नहीं मतलब एक्यूमुलेट होगा, जहाँ पे भी ये कॉपर ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ का फंक्शन रुक जाएगा। कहीं ना कहीं तरीके से उस फंक्शन के ऊपर ये कॉपर क्या डालेगा, अफेक्ट डालेगा। तो इसके अंदर हमें पता है कॉपर का एक्यूमुलेट हो जाता है, तो हम कॉपर को निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हम चिलेटिंग एजेंट देंगे ड्रग में। तो कौन सी ड्रग देंगे, D-पेनिसिलामाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक सल्फेट देते हैं, विटामिन B6 भी देते हैं जिसको पाइरिडॉक्सिन बोलते हैं। तो ये सिंपल आपको पता होना चाहिए विल्सन डिजीज़ के बारे में। विल्सन डिजीज़ क्या है, जिसके अंदर कॉपर एक्यूमुलेट हो जाता है। ज़्यादातर ये 13 से 22 साल की एज के बीच में ही ये डिजीज़ होती है। इसमें ड्रग D-पेनिसिलामाइन देते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है। और विल्सन डिजीज़ के बारे में GPAT में बहुत बार पूछा गया है। अगर कॉपर अपना ब्रेन के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा तो CNS डिसऑर्डर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये काइजर फ्लेशियर जो भी लिखा हो, फ्लेशियर रिंग, तो आई के ऊपर क्या होती है, अपने जो आइरिस के ऊपर ऐसी रिंग बन जाती है कॉपर की, तो इसको ये बोलते हैं। और इसी तरह लीवर में जब कॉपर ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा तो हेपेटोमेगली हो जाएगा, बोन में हो जाएगा तो आर्थराइटिस हो जाएगा, हार्ट के अंदर कार्डियोमायोपैथी हो जाएगा, रीनल के अंदर रीनल के जो फंक्शन है वो मतलब रुक जाएंगे, डिसफंक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से कॉपर क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। तो आपको बेसिक
नॉलेज होना चाहिए इन डिजीज़ के बारे में। ज़्यादा डीप में नहीं पूछते हैं, सुपरफिशियली ही एग्जाम में पूछा जाता है इन डिजीज़ के बारे में। सो फाइनली अपना ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। आप मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो चैनल को। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो डिप्रेशन के ऊपर और एंटी साइकोसिस के ऊपर होगा लेक्चर। और इसके बाद कुछ बचे हैं टॉपिक है फार्माकोलॉजी के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और फिर अपना फार्माकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।